बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमाम बिल खैर। चैप्टर एसिड बेस में से आज हम एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। उससे पहले मोलरिटी पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर टाइट्रेशन पर आ जाएंगे। ये वो टॉपिक है जो पहले कोर्स में नहीं था, अब इसको कोर्स में शामिल किया हुआ है, तो हम आज इसको पहली बार मैं रिकॉर्ड भी करूँगा। अच्छा, कल के न्यूमेरिकल में 10 रेज़ की पावर -12/5 को मैंने आगे प्रोसीड नहीं किया था, मैंने कहा कि उधर ही रोक दिया। तो अगर आप इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं कि ये भी सॉल्व हो जाए तो ये बहुत आसान है। 10 रेज़ पर -12/5 यानी कोई एक नंबर आ जाए, ये बटे की शक्ल में ना हो, तो आप एक काम करें, इस 10 रेज़ पर -12 के साथ इधर कोई ऐसा नंबर बनाओ जिस पर ये 5 आराम से डिवाइड हो जाए, तो ये नीचे वाला 5 ख़त्म हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, इधर आप 20 लाना चाहते हो, सॉरी इधर आप 10 लाओ या 100 लाओ ताकि ये उसके साथ मुकम्मल और कट जाए। तो 10 रेज़ पर -12 के साथ मैं 10 लाना, इधर मैं 10 लाना चाहता हूँ मल्टीप्लाई में। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर -12/5। यहाँ पर मैं इसके साथ 10 लाना चाहता हूँ, क्या करूँगा? यहाँ पर 1 है या नहीं है, मुझे आप लोग एक बताओ, 1 है या नहीं है? 1 तो आप किसी भी टाइम रख सकते हैं। आप बस इतना काम करें कि इस 1 का जो के पास 0 नहीं है, आप इसको एक 0 यहाँ पर दे दें, ये बनेगा 10। और यहाँ से जो -12 था उसे आपने एक उधार लिया था, इसको 13 कर दो। इसको क्या कर दो? -13 कर दो, तो ये अब ये 10 हो जाएगा। अगर आप इसको 100 करना चाहते हो, तो इसको -14 कर दो। ये आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो, लेकिन हमें 100 चाहिए नहीं, हमें सिर्फ 10 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। अब आप इसको यूं कर दे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 10 रेज़ पर -13। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा वही आपको ये भी बताऊंगा। 1 के पास पॉइंट कहाँ पर होता है? आमतौर पर 1 के पास पॉइंट यहाँ पर राइट साइड पे होता है जब आप 1 लिखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं 1 के बाद एक 0 लगा दूं और जो पॉइंट पहले यहां पे था वो इस तरफ आ जाए। कहां पे चला गया? मैं राइट साइड पे चला गया। तो राइट साइड पे क्या लगेगा? 10 के ऊपर -1 लगेगा, +1 लगेगा? राइट साइड पे जा रहे ना, तो -1 हो गया। पहले कितना था? 12 था, तो 10 रेज़ पर -1 और 10 रेज़ पर -12। -12 -1 कितना बनेगा? -13 बनेगा। ये वो रूल था कि वो किस तरह आना था। चलो, अब हम आते हैं, व्हाट इज द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.95 ग्राम प्योर H2SO4 पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अब हम क्या मालूम करना चाहेंगे? pH मालूम करना चाहते हैं एक सोल्यूशन का जिसके पास 1.95 ग्राम है। देखो तो प्रॉब्लम क्या है, जब आप लोग pH फाइंड करना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको चाहिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको तो सर ने पहले बताया था कि या तो सवाल में पहले से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया गया होगा, मज़े से उसका वैल्यू पुट करो। अगर वो नहीं दिया गया है तो एसिड का उन्होंने कंसंट्रेशन दिया होगा। प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर H2SO4 एसिड है कि नहीं है, उसका कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, यानी 0.01 मोलर वगैरह, मोलर वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर उसका मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो एक ये प्रॉब्लम आज इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जब आपको कोई एसिड का मास दिया जाए ना, क्या दिया जाए? मास दिया जाए, तो आप लोग बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि मास को आप लोगों ने, इस मास की मदद से आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं
इस मास की मदद से, और आई नो वेरी वेल कि आप लोग मास से मोल फाइंड कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बिल्कुल, इस मोल्स से आप लोग बड़े आराम से मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलैरिटी फाइंड करके उससे क्या होगा, उस एसिड का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। मतलब सारा प्रॉब्लम क्या था, हमें क्या चाहिए, हमें एसिड का कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन फाइंड करनी, हमें कंसंट्रेशन दिया ही नहीं है, उन्होंने क्या दिया है, मास दिया है। आप लोग मास से मोल्स फाइंड करें, मोल से मोलैरिटी फाइंड, मैं आपको मोलैरिटी बताऊंगा। जब आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी तो बस वो जो मोलैरिटी है उसको हम लोग फिर फार्मूला में पुट करेंगे। यहां तक हम लोग करें, ठीक है। सो कम टू द मोलैरिटी, कि मोलैरिटी क्या चीज़ है। मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन के मोल्स को डिवाइड करे उसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर। अच्छा, वो वॉल्यूम किस चीज़ में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर आपने मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हमारे पास है, ये उसका वॉल्यूम है, ये उसका वॉल्यूम है, और कितना वॉल्यूम है, 1 डेसीमीटर क्यूब सपोज इसका वॉल्यूम है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर की भी बराबर है। इसके अंदर कोई चीज पड़ा हुआ है, एनीथिंग, कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर पड़ा हुआ है, कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसके कितने मोल्स हैं, जस्ट 1 मोल, 1 मोल उसके अंदर मौजूद है। तो आपसे कहा जाएगा कि भाई इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या है, तो आप खाली क्या करें, ये 1 मोल है, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए m इज इक्वल टू 1/1, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 1। बहुत आसान है। अब हाँ, मोलैरिटी का जब आपको फार्मूला आ गया कि मोलैरिटी, किसी भी चीज़ का मोलैरिटी आप फाइंड कर सकते हैं, उसी चीज़ का मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्या आज हम लोग मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं या नहीं? ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। किस चीज़ का मास है, H2SO4 का मास है। इस मास से मोल्स कैसे हम बनाएंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1.95 ग्राम। मोलर मास H2SO4 का कितना है 98। आप 1.95 को 98 पे जरा डिवाइड करते हैं, शाबाश, कितना आंसर आएगा 0.019। ये इसका मोल्स आ गए। आपके पास मोल्स आ गया है, तो क्या ये फार्मूला रेडी नहीं है इसमें मोल्स पुट करने के लिए? तो मोल्स तो आ गए हैं, पर वॉल्यूम हम कहाँ से लाएंगे? जरा इधर उधर देखो, वॉल्यूम है कहीं पर? What is the pH of solution containing 1 gram pure H2SO4 per डेसीमीटर क्यूब? पर डेसीमीटर, पर उन्होंने बता दी कि भाई पर से मुराद 1, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो हम लोग अब यहाँ से मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मोल्स कितना है 0.019 डिवाइड करेंगे किस पर, 1 पे डिवाइड करेंगे। इसका आंसर जरा चेक करें, 0.019 ही आएगा, 0.019 m। लुक, फाइनली हमारे पास H2SO4 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलैरिटी आ गया। सो यहां से इस 1.95 ग्राम से हमें मिला 0.019 m। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर सवाल के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं दी गई है तो आप उसी एसिड के कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन आयन फाइंड करेंगे। तो ये आपका एसिड का कंसंट्रेशन है, यानी हाइड्रोजन आयन हमारे पास कितने होंगे, ये जो आपके पास ये आंसर आया हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। बट आज एक नया चीज भी जरा सुन लें, H2SO4 और HCl में जरा मैं आपको फर्क बताता हूं। जब HCl पानी में डाल के ये जब अपना प्रोटॉन छोड़ता है, ये जब अपने आप को तोड़ देता है तो 1 प्रोटॉन देगा ना, लेकिन ये वाला जो H2SO4 है ये जब टूटेगा तो 2 प्रोटॉन्स देंगे। इस चीज का हम बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, 2 प्रोटॉन देंगे ना, H2 है। तो ये जो वैल्यू H2SO4 के साथ है,
इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पक्की बात है दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तब आ जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब सवाल में HCl दिया हुआ है तो ठीक है, डायरेक्ट वही मोलरिटी हाइड्रोजन की तादाद है। अगर H2SO4 दिया हुआ है तो फिर उसका जो कंसंट्रेशन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है। सो अब आप ज़रा एक काम करिए, इसको 0.019 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया? 0.038। ये किस चीज़ का कंसंट्रेशन है? ये अब हमारे पास आ गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल बैक, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, ब्रैकेट में क्या लिख दूं? 0.038 हमने लिखना है, वो नहीं लिखना था, ये वाला 0.019 नहीं लिखना था। अब डू यू लाइक दिस नंबर? नो। तो क्या करें, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? नेगेटिव लॉग ऑफ, इस 0.038 को हम लोग 3.8 कर सकते हैं। 0.038 अगर ये पॉइंट मैं यहां पे ले आऊं तो ये आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻⁻²। देखो आप लोग मजाक में सब ये बता रहे हैं मुझे। सो नेगेटिव लॉग, अब यहां पर क्या लिखेंगे? 3.8 इंटू 10⁻⁻²। अब लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नंबरों के साथ, ये a है और ये b है, तो log a इंटू b है। इसको कैसे लिखेंगे? नेगेटिव लॉग 3.8 प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻²। अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ 3.8, ज़रा ये आप लोगों को कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। नेगेटिव लॉग ऑफ 3.8 आप लोग गूगल में डायरेक्ट भी कर सकते हो, नेगेटिव लॉग ऑफ 3.8 भी आपका आंसर आ जाएगा, और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ 3.8 माइनस 0.57, ठीक है, प्लस इसके लिए तो कैलकुलेटर की कभी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि माइनस लॉग ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 ने नीचे आना है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना है। अब आप एक काम करिए, 2 से 0.57 को माइनस कर दें, 2 से 0.57 को माइनस कर दें, 1.43। ये आप नहीं, बड़े रकम के सामने प्लस का निशान लगा हुआ है तो आंसर के सामने आपने वही प्लस वाला निशान लगना है, ठीक है। तो 4.31 ये आपका क्या है? 1.43 क्या है? ये आपका pH है। वो देखो फाइनल, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.95 ग्राम। तो pH को फाइंड करने के 3 मुख्तलिफ तरीके थे जो आ सकते हैं। मैंने कल 2 तरीके कल बताए थे pH को फाइंड करने का। एक डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से था, एक इनडायरेक्ट एसिड की कंसंट्रेशन से था, एक पीओएच को फाइंड, 4 तरीके हो गए, 4 तरीके हुए थे। तरीका नंबर 1 डायरेक्ट, कौन सा तरीका था? डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसे फाइंड करते थे हम लोग। दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरा तरीका ये था कि एसिड की कंसंट्रेशन उन्होंने दिया था, एसिड का कंसंट्रेशन दिया था, उस एसिड के कंसंट्रेशन से हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करके फिर गया था। थर्ड क्या था? हमें pH फाइंड करने के लिए pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 वाला फार्मूला यूज़ किया था। और आज जो चौथा तरीका है वो ये है कि एक ऐसा एसिड दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ द एसिड दिया था। उस मास ऑफ द एसिड से हम लोग पहले मोल्स बना लिए, मोल से मोलरिटी फाइंड कर दी, मोलरिटी से फिर हमने जाकर वो कर दिया। सो ये 4 तरीकों से आपने pH फाइंड किया, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको मैं बता दिया। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है? इसमें हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे। कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन हमारे पास एसिड होगा, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास बेस होगा। 2 सॉल्यूशन, एक एसिड एक बेस है। आपको पता है कि एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है, न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि चलो मेरे पास एक बेस है, इसका अपना वॉल्यूम भी है V, इसका अपना वॉल्यूम भी है, इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स N भी है, इसकी हमारे पास मोलरिटी M भी है। अब ये जो एसिड है, एसिड का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है और उसका भी मोलरिटी है। हमें कैसे पता चलेगा कि बेस के एक ख़ास वॉल्यूम को, कोई ख़ास वॉल्यूम को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना एसिड दरकार है, उसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर, हमें नहीं पता, हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि एक नोन सॉल्यूशन मेरे सामने है, इसका वॉल्यूम मुझे मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे मालूम है, उसकी मोलरिटी मुझे मालूम है, इसके साथ मैं एसिड रिएक्ट करने जा रहा हूं, अब कितना एसिड मैं रिएक्ट कर दूं कि वो मुकम्मल तौर पर जितना बेस है उसके साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्ट हो जाए। तो वो वॉल्यूम ऑफ द एसिड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो तरीका है टाइट्रेशन। या अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, लेकिन इसका मोलरिटी आपको फाइंड नहीं है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब टोटल 6 चीजें हैं, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी, 2 सॉल्यूशन है। 5 की वैल्यू आपके सामने हमेशा हर वक्त होंगी, छठा आपने फाइंड करना है बस। क्या कहा मैंने? 6 वैल्यूज हैं, यानी 2 सॉल्यूशन है, 6 वैल्यूज है, 6 में से एक आपको फाइंड करनी है, बाकी पहले से आपको पता होगा, ठीक है, वो दिया गया होगा। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। टाइट्रेशन में हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये पता लगाते हैं कि किसी बेस की खास मिकदार वॉल्यूम के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्शन करने के लिए कितना एसिड का वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम आप लोग फाइंड कर सकते हैं, या कितना मोलर, अगर आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है तो फिर आप उस एसिड का मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये तत्व तरतीब, ये मेथड है। टाइट्रेशन इज अ मेथड, which is used to find the volume of a solution required to completely react with known volume of other solution. Method of volume of solution required to, यहाँ से मेथड के बाद आप ऑफ लगा दें, मेथड ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट, या मेथड टू नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट। मेथड टू नो, अगर यहाँ पे लिख दें मेथड टू नो या टू डिटरमाइन, ये लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद नोन वॉल्यूम ऑफ अदर सॉल्यूशन, यानी ये जो एक सॉल्यूशन होगा वो आपका एसिड होगा तो दूसरा आपका बेस होगा। अच्छा, अब जरा तजर्बे की तरफ आ जाते हैं, लैब की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आपके सामने एक स्टैंड लगा हुआ होगा, ये आपका स्टैंड है। इस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर हमने एक कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क, ये एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर हमने डालना है कुछ बेस, डालना है बेस, और उसका उस बेस का फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए। ये कहाँ पर आ जाएगा? ये कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएगा। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है? उसका वॉल्यूम आपको पता होगा कि आपने कितना बेस डाला है, यू नो वेरी वेल दैट्स। तो जब आप वॉल्यूम यहाँ पर ऐड कर दोगे आपको उसका वॉल्यूम पता है। ये कलरलेस है, बेस क्या है? इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप देखोगे तो वो इसका कोई रंग नहीं है। इसको कलर्ड करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। इंडिकेटर, कुछ ड्रॉप्स, 4 से 6 ड्रॉप्स खाली ऐड करते हैं। उस इंडिकेटर का नाम आपने याद रखना है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, जब आप फिनोफ्थलीन ऐड करेंगे ये सारा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। ये सारा सॉल्यूशन जो है यहाँ पर जो आपने क्या डाला था, बेस डाला था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। पिंक कलर, सारा का सारा हो जाएगा पिंक कलर हो जाएगा। ये तो फ्लास्क के अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है? बेस पड़ा हुआ है।
और उसका वॉल्यूम नोन है, आपको पता है उसका वॉल्यूम भी आपको मालूम है, उसकी मोलरिटी भी आपको मालूम है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो वो बेस का तो सब कुछ मालूम है, लेकिन एसिड को हम कहाँ पे डालेंगे? एसिड को हम लोग इस लंबे से पाइप के अंदर, जिसको आप लोग ब्यूरेट कहते हैं, ब्यूरेट लंबा सा ट्यूब है, अक्सर ये 25 से 30 सेंटीमीटर क्यूब का होगा, तो या इससे लंबा भी हो सकता है। इस ट्यूब के अंदर आपने एसिड डाल दिया, और इस ट्यूब का नाम क्या है? ब्यूरेट। ये कोनिकल फ्लास्क का ये ब्यूरेट है। सपोज अब आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर आ गया है, इधर मार्क लगा हुआ है, 30 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या हुआ है? भरा हुआ है, 30 सेंटीमीटर तक आपने इसको फिल किया हुआ है। इसका मतलब ये एसिड का वॉल्यूम आपके पास आ गया है, क्योंकि एसिड आपने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, लेकिन ये वॉल्यूम नहीं है, ये तो ब्यूरेट के अंदर एसिड का वॉल्यूम है। हम करेंगे क्या, हम ये वाला जो इधर इसका एक छोटा सा नलका है उसको खोल देंगे। जैसे उसको खोल देंगे तो इसके कतरे ड्रॉप इस बेस के अंदर टपक के गिरेगा, और ये जो बेस है इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा फेड होता जाएगा, चलता जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सारा का सारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो गया है? ये ड्रॉप्स आप डालते जाइए, कोनिकल फ्लास्क हिलाओ थोड़ा सा, फिर ड्रॉप डालें, फिर हिलाओ। आप इंतज़ार करें जब तक ये कलर सारा का सारा जो कलर है डिसअपियर हो जाए, कलर सारा का सारा डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर कलर। आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, जैसे ही कलर डिसअपियर हुआ, क्लियर, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, क्लियर कलर हो जाएगा, बस आप समझो कि मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। जितना बेस यहाँ पे पड़ा था, उसको कितना एसिड चाहिए था, बस वो काफ़ी है, जितना एसिड। अब ज़रा देखो, ये लेवल कम हो जाएगा, इधर ही पड़ा रहेगा, ये लेवल कम हो जाएगा। हाँ, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वो तो चला गया। तो जब ये लेवल चला जाएगा, सपोज ये 30 से 25 सेंटीमीटर पे आ गया, कितने में आ गया? तो ज़रा आप मुझे बता सकते हैं कि एसिड का कितना वॉल्यूम खर्च हुआ है? 5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम खर्च हुआ है। सो आपको एसिड का वॉल्यूम इधर से पता चल गया, ये था टाइट्रेशन खत्म। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद द नॉन वॉल्यूम ऑफ अदर सॉल्यूशन, कि दूसरे सॉल्यूशन के एक खास वॉल्यूम के साथ जो मालूम है उसके साथ कितना वॉल्यूम खर्च होगा उसको फाइंड करना था। ये आपने फाइंड कर दिया, 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, टाइट्रेशन हो गया। अब एक न्यूमेरिकल उन्होंने आपको दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमने एक टाइट्रेशन किया, वो कह रहे हमें एसिड का स्ट्रेंथ का नहीं पता था, जो एसिड हमने डाला था उसका स्ट्रेंथ का हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमने तजर्बा किया, हमारे पास बेस था, हमारे पास एसिड था, वो हम लोगों ने गिरा के और उसका वॉल्यूम भी आ गया, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि वो उसका स्ट्रेंथ क्या है उस एसिड का। तो वो आप कह रहे कि आप लोग फाइंड करो इन ए टाइट्रेशन, मतलब टाइट्रेशन के दौरान ये मालूम किया गया कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.12 मोलर NaOH, यानी यहां पर इधर इस तरह कितना वॉल्यूम NaOH डाला गया था? 25 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला था, और ये 0.12 क्या है? ये इसी की मोलरिटी है, ये V, और मोलरिटी कितनी है? 0.12, ये उसकी मोलरिटी भी हमें मालूम है। न्यूट्रलाइज विद 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl सॉल्यूशन, यानी HCl सॉल्यूशन का 30 सेंटीमीटर क्यूब उसमें खर्च हुआ। तो ये आपका एसिड का वॉल्यूम है, एसिड का। अगर आप इसको V1 कर देंगे तो इसको M1 कर दें, तो फिर इसको V2 कर दें। फाइंड द कंजम्पशन ऑफ HCl, क्या क्या हमारे पास मौजूद है? फार्मूला जरा आ जाइए, टाइट्रेशन का फार्मूला क्या? M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। हमारे पास M1 है, हमारे पास V1 है, हमारे पास N1 नहीं है, वो हम लोग बैलेंस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो आपको पता है जब भी एक HCl का सॉल्यूशन जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा?
HCl, ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के पास जाएगा और ये OH के पास जाएगा, यानी ये बनेगा NaCl प्लस H2, ये बन जाएगा। ये हमें अब यहाँ से मालूम है। बैलेंस इक्वेशन में ज़रा देखो HCl कितना मोल है, 1 मोल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल है, 1 मोल है। तो यहाँ से पता है कि सामने कोई नंबर नहीं है, 2 3 4 नहीं है, तो 1 1 है। लिहाजा यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स N1 देखेंगे तो वो हमें पता है कि ये 1 है। और इस केस में, एसिड के केस में, जो नंबर ऑफ मोल है HCl वो पहले से 1 है। तो यहाँ हमें N1 का पता चला, सॉरी N2 और V2 का हमें पता चला, लेकिन हमें जिस चीज़ का तलाश है वो क्या है, वो M2 है। M2 बेस का वॉल्यूम भी हमें मालूम है, दिया गया है। बेस का मोलरिटी भी हमें दी गई है, बेस के नंबर ऑफ मोल्स भी हमें दिया गया है। 3 चीज़ें तो हैं। अब सवाल के अंदर उन्होंने कहा कि एसिड का वॉल्यूम कितना है, V2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब, और N2 कितना है, 1 है। खाली मालूम क्या करना था, M2 को फाइंड करना था। तो टाइट्रेशन का फार्मूला ये है, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। पुट कर दीजिए फार्मूला। आपको फाइंड क्या करना है, M2 फाइंड करना है। तो बाकी सारी चीज इस तरफ शिफ्ट कर दो, वॉल्यूम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा V2, और ये N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 है तो 1 को आप लोग फायदा ही नहीं लिखने का। तो अब ये क्वेश्चन बना आपका, मैं इसको जरा मिटाऊंगा, V2 मिटा दूंगा, V2 मिटा दूंगा, N2 भी मिटा दूंगा। अब देखो M2 का फाइंड कैसे फाइंड, M1 का जरा दिखाओ, व्हाट इज M1, 0.12 मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है, 25 डिवाइडेड बाई N1 तो 1 है, V2 कितना है, 30 है। जरा चेक कर दो इसका आंसर। है 0.1, इसके सामने क्या लिखूं, M। इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, आंसर आ गया। मतलब ये भी कोई फार्मूला है, जैसे फार्मूला लगा और वैल्यूज पुट कर दी और आपके पास आ गया। यानी टाइट्रेशन में आपका मेन पर्पस क्या है, आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको एसिड का स्ट्रेंथ भी मालूम नहीं है कि एसिड की कितनी स्ट्रेंथ थी, वो उसके मोलरिटी क्या थी, तो आप लोग मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। यानी टाइट्रेशन में आप मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। टाइट्रेशन हमेशा किन 2 सोल्यूशन के दरमियान होता है, एसिड और बेस के दरमियान। बेस कहाँ पे डाला जाता है, कॉनिकल फ्लास्क में एक इंडिकेटर क्यों डाला जाता है, ताकि वो कलर आ जाए। और उसके अंदर एसिड को ड्रॉप वाइज डालना पड़ता है। कब तक डालना पड़ता है, जब उसका कलर डिसअपीयर हो जाए। जब कलर डिसअपीयर हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, कलर के गायब होने का मतलब क्या है, रिएक्शन मुकम्मल हुआ है, सारा का सारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट हुआ है। फिर आप किस चीज़ पे नज़र डालोगे, फिर आप चेक करो ब्यूरेट पर कि ब्यूरेट का कितना वॉल्यूम खर्च हुआ है। वो जो वॉल्यूम खर्च हुआ है वो आपका एसिड का वॉल्यूम है। और अगर कोई आपको मज़ीद तंग करे कि भाई मैंने टाइट्रेशन तो कर दिया, मुझे मोलरिटी चाहिए, अगर बेस की मोलरिटी दी हुई है तो फिर एसिड की मोलरिटी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। चले जी, यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। बैलेंस स्टार्ट करते हैं।